आप तमाम दोस्त जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस विधानसभा की तैयारी में एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ लग चुकी है। एमआईएम पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार को उतारी है। उनमें से 7 ऐसे विधानसभा हैं जहां पर एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार बिल्कुल चुनाव जीतने के कगार पर खड़ा है। मानो 2024 20 नवंबर को चुनाव होना है और 23 नवंबर 2024 यानी 2 दिन के बाद तीसरे दिन ही चुनाव की गिनती होनी है। हालांकि वक्त का इंतज़ार है और जैसे ही वक्त आएगा तब इंशाअल्लाह एमआईएम पार्टी के हक में कई उम्मीदवार जीतकर महाराष्ट्र के विधानसभा पहुंचेंगे। आज एमआईएम पार्टी के औरंगाबाद ईस्ट से विधायक उम्मीदवार सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने कई मोहल्लों का पैदल दौरा किया है, पैदल यात्रा किया है। उनमें से हम आपको बताते हैं कि अल्तमश कॉलोनी में, रहीमनगर कॉलोनी में, यानी कि 2 जगह 2 कॉलोनी में एमआईएम पार्टी के औरंगाबाद ईस्ट से विधायक प्रत्याशी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने 2 मोहल्लों का, कॉलोनी का आज उन्होंने पैदल दौरा किया है। जब ओवैसी साहब के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज़ जलील साहब जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, हर लोगों के घर घर पहुंच रहे थे, दरवाजे दरवाजे तक पहुंच रहे थे, तो लोग उनको यही आश्वासन, यही उम्मीद दे रहे थे कि यही दिलासा दे रहे थे कि कोई बात नहीं है, हम आपको ही इस बार वोट करेंगे। हालांकि इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहने में कोई आशंका या संकोच मुझे नहीं होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक तरह से वो बिल्कुल अंदर से खोखला हो चुके थे, लेकिन अब जब 2024 में ही यानी इसी साल जब विधानसभा चुनाव लड़ने की बारी आई तो उसमें जिस तरह से लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, लोगों का समर्थन देखकर उनका दिल यकीनी तौर पर है कि बड़ा हो रहा है। चूँकि जितने लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, चाहे वो जिस कॉलोनी में पैदल यात्रा करने के लिए जाते हों या फिर वो कहीं किसी बड़ा प्रोग्राम कर रहा हो, तो इतने लोगों की भीड़ लगती है, इतने लोग उन लोगों को देखने या सुनने के लिए पहुंचते हैं। तो इन लोगों को देखकर ही जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब हों, चाहे सैयद इम्तियाज़ जलील साहब हों, चाहे वारिस पठान साहब हों, चाहे सैयद मोइन साहब हों, इन तमामों का दिल यकीनी तौर पर बड़ा होगा। जी हाँ, ज़रूर बड़ा होगा। हम आपको बता दें कि तमाम पार्टियों की तरफ से लोगों को रुझाने, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ बुलाने की कोशिश की जा रही है। तमाम कोशिशें, तमाम हथकंडा उन लोगों की तरफ से अपनाया जा रहा है, लेकिन एमआईएम पार्टी भी उसमें कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों भाई महाराष्ट्र के अलग अलग जगह में कैंपेनिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ बुला रहे हैं, अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि कितने लोग उन लोगों की बातों पर अमल करेंगे ये तो 20 नवंबर को ही पता चल जाएगा। 20 नवंबर को चुनाव होना है और 23 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है। जब चुनाव की गिनती होगी तो सारी चीज़ें एक एक करके हमारे और आपके सामने आ जाएंगी कि आखिर महाराष्ट्र में जिस तरह से लोग भीड़ जमा रहे थे, जितने लोगों की भीड़ लगती थी, क्या ये सिर्फ देखने की ही भीड़ थी या फिर लोग यकीनी तौर पर या फिर दिल से लोग एमआईएम पार्टी को चाहते थे, ओवैसी साहब को चाहते थे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि एमआईएम पार्टी की तरफ से जो वारिस पठान साहब हैं जो भिवंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, सैयद मोइन साहब हैं जो नांदेड़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद सैयद इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद ईस्ट से हैं और नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब जो औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा से हैं। इन तमाम विधानसभाओं से इन तमाम उम्मीदवारों की जीत इंशाअल्लाह सुनिश्चित मानी जाती है। बाकी समय का इंतज़ार है, आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करेंगे। तब तक आप देखते रहिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस छोटा। तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फडणवीस, तुम्हारी जबान से जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा, जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा फडणवीस, तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी जरांगे पाटिल का नाम लेने से। बोलो, हिम्मत है तो बोलो फडणवीस, जरांगे पाटिल बोलो। तुम नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं, ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है, मेरे भाईजान है, बोलूंगा। अब भाईजान किसको बोलते मालूम, लाइटर वेन में, मगर जरांगे पाटिल का नाम नहीं लेंगे फडणवीस। तुम फडणवीस बोलो, जरांगे पाटिल।
नहीं बोल सकेंगे। डर नहीं लगता, कच्ची हो जा रही पूरों की। और देवेंद्र फडणवीस, तुम बार बार जिहाद जिहाद बोलते। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। हमारे उलमाए किराम माल्टा की जेल में और जेल के मैदान में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद उल हसन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। सुनो फडणवीस, अल्लामा फजल कैराबादी काला पानी की जेल में थे। अल्लामा फजल कैराबादी ने अंग्रेजों से कोई सौदा नहीं किया। सुनो फडणवीस, 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया, जिहाद का फतवा दिया। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तारीख गवाह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर वो जो पंजाब का पाकिस्तान का बॉर्डर है मौजूदा, उन झाड़ों और पेड़ों पर हमारे उलमाए किराम की लाशें फकर से लटक रही थी। वो लटक तो रही थी मगर पुकार पुकार कर पैगाम दे रही थी तुम जैसे फडणवीस लोगों को कि देखो, इस देश से हमने मोहब्बत की और इस देश को आजाद कराने के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज फडणवीस बोलते जिहाद। फडणवीस, तुमको जिहाद, फडणवीस क्या बोले? ओट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडणवीस, आरएसएस, बीजेपी बोल रही ओट जिहाद। यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे ओट जिहाद। हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया। जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। तुम गुजरात में भी एक सीट हार गए, कैसा हारे बोलो? तुम हैदराबाद में मेरे खिलाफ हार गए, कैसा हारे बोलो? अयोध्या में भी हार गए। अम्मा, अब नहीं बोलता, इससे आगे मैं। बोलो फडणवीस, कैसा हारे? मोदी की मेजॉरिटी कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई मोदी की। कुछ भी अच्छा नहीं बना रहे उन्होंने। अब बोलो, मगर मेरे भाई मालेगांव सेंट्रल की बात फडणवीस ने की।